तो हेलो बच्चों, फिर से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक और वीडियो जिसमें आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 डी तथा एफ ब्लॉक के तत्वों का। ठीक है, हमने 3 पार्ट चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 ठीक है ना पढ़ा दिए हैं। अगर आपको उनमें कोई डाउट है ठीक है तो आप जाकर देख सकते हो। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 की मैं पहले ही आपको वन शॉट वीडियो बना दी है। ठीक है, तो आज हम बात कर लेते हैं डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व, यानी चैप्टर नंबर 4 की बात कर लेते हैं कि डी और एफ ब्लॉक के तत्व किन्हें कहते हैं। देखो, जो डी और एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं ठीक है ना, इन्हों को क्या काम किया गया है, हमने जो तत्व थे वर्ग कितने में, वर्ग 3 से लेकर कितने, वर्ग 3 से लेकर और कितने तक, 12 तक के तत्वों को, कितना, वर्ग 3 से लेकर 12 तक के तत्वों को हम संक्रमण तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। सिंपल बात ये समझो पहले। ठीक है, कितने से, वर्ग 3 से लेकर 12 तक के तत्वों को हम क्या कहेंगे, संक्रमण तत्व कहेंगे। अब ये वर्ग क्या होता है, देखो आपको पता है हमारी पीरियोडिक टेबल में 18 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 18 वर्ग हैं। 18 में से जो बीच में आपके रखे गए 3 से लेकर 12 तक के तत्वों को हम क्या कहेंगे, संक्रमण तत्व कह रहे हैं। देखो मैं यहाँ पर आपकी क्या बना देता हूँ, यहाँ आपको पीरियोडिक टेबल बना देता हूँ। इस टाइप से आपकी क्या है, ये पीरियोडिक टेबल है आपकी यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो होगी आपकी, ये आपका कौन सा होगा, ये वर्ग पहला होगा और ये वर्ग दूसरा होगा। देन उसके बाद में अगला जो नेक्स्ट जो आता है वो कौन सा आता है, यहाँ। ठीक है जी, ये वाला। ठीक है, तो ये तो कौन सा वर्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका चौथा, सॉरी ये आपका तीसरा वर्ग हो जाएगा, ये आपका चौथा वर्ग हो जाएगा, ये आपका पांचवा वर्ग हो जाएगा, ये आपका छठा वर्ग हो जाएगा। ठीक है ना, इसी प्रकार से सातवां, आठवां, ठीक है, नौवां और 10वां और 11 और 12, ये आपके जो 12 तत्व हैं। ठीक है ना, 12 यहाँ से लेकर 3 से लेकर 12। देन इसके बाद में आपका फिर क्या आ जाता है, फिर आपका यहाँ 12 के बाद में आपका ये वाला ग्रुप आ जाता है डी। ठीक है, यहाँ से तो ये जो बीच वाले तत्व हैं, ये जितने भी आप देख रहे हो, ये वाले जो तत्व होंगे इनको ही हम क्या कहेंगे, इनको ही हम संक्रमण तत्व कहेंगे। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। देन इसके बाद में वर्ग कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा वर्ग आपका 13। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 14, ये आ जाएगा आपका 15, ये आ जाएगा आपका 16, ये आ जाएगा आपका 17। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 18 वर्ग। ठीक है, कन्फर्म है बात? तो ये चीज है आपकी, तो इतना समझ गए। तो ये वाले जो होंगे वर्ग कौन सा होगा, पहला और जो दूसरा होगा। सही है, पहला और दूसरा जो वर्ग है इसको कहते हैं हम एस ब्लॉक के तत्व। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। ठीक है ना, एस ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। ठीक है जी, और ये वाले जो होंगे आपके कितने से, वर्ग 13 से लेकर और कितने तक, 18 के तत्वों को हम बोलते हैं आपके पी ब्लॉक के तत्व। कौन से? पी ब्लॉक तत्व कहते हैं। ठीक है जी, और ये जो बच गए आपके ये वाले 3 से लेकर 4, 12 तक के, सही है, इनको संक्रमण तत्व कहते हैं और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। कंफर्म, इतनी चीज समझ में आ गई। तो हमने क्या काम करना है, हमने यही संक्रमण तत्व पढ़ने हैं 3 से लेकर, जो आपके वर्ग 3 से लेकर 12 तक है ना, बस इन्हीं के बारे में पढ़ना है। अब हम अगर किसकी बात कर लें, ये तो वर्ग हो गया, लेकिन अगर आवर्त की बात करने, देखो ये पहला आवर्त हो गया। आपको पता है हमारी पीरियोडिक टेबल में 7 आवर्त होते हैं, पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त। तीसरे के बाद में क्या आएगा, ये वाला आ जाएगा आपका चौथा आवर्त, ये वाला आ जाएगा आपका पांचवा आवर्त। ठीक है, ये आ जाएगा आपका छठा आवर्त और ये आ जाएगा आपका सातवां आवर्त। तो अगर देखा जाए तो हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने आवर्त हैं, आवर्त हैं आपके 7। तो जो संक्रमण तत्व हैं, संक्रमण तत्वों को कौन से, ये आपके क्या हैं, ये आवर्त हैं। 1 से लेकर 7 तक क्या होते हैं, आवर्त होते हैं। ठीक है जी, और हमने संक्रमण तत्वों को किसमें रख दिया, संक्रमण तत्वों को 4 से लेकर 7 तक के वर्ग में, आवर्त में क्या कर दिया, रख दिया है। ये आपके क्या हैं, ये सारे के सारे संक्रमण तत्व हैं। क्या है? संक्रमण तत्व हैं। इतनी चीज कंफर्म होगी आपकी। ठीक है जी, तो हमें सिर्फ क्या काम करना है, कौन से आवर्त के पढ़ना है, 4, 5, 6 और 7, यही आवर्त पढ़ना है। और वर्ग कौन सा पढ़ना है, 3 से लेकर 12 तक के तत्वों को पढ़ना है। तो अगर मैं देखता हूं, बात करता हूं कौन से के, बात कर लेता हूं आपकी वर्ग तीसरे की, तो तीसरे में 21 से स्टार्ट होता है आपका। ठीक है जी, 21 यानी अगर परमाणु क्रमांक देखा जाए 21, 22, 23, ठीक है, 24, 25, 26, 27, 28, 28 और 29 और 30। ठीक है, और अगर बात कर लेते हैं इनके एलिमेंट की, तो सबसे पहले कौन सा आ जाता है, स्कैंडियम। ठीक है ना, उसके बाद में टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, उसके बाद में मैग्नीज, उसके बाद में आयरन, आयरन के बाद में आपका आ जाएगा कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद में आपका निकिल, और निकिल के बाद में आपका कौन सा आ जाएगा, निकिल के बाद में कॉपर, और इसके बाद में जिंक। सही है जी, तो पहला अगर हम देखते हैं आवर्त कौन सा, चौथा। तो चौथे में जो 3 से लेकर 12 तक के तत्व हैं वो 21 से लेकर कितने तक रखे गए हैं, 50 तक रखे गए हैं। और इन एलिमेंटों को आप जान रहे हो, देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, जिंक, सॉरी निकिल, कॉपर और जिंक, ये हैं आपके पहले वाले आवर्त यानी चौथे आवर्त में। और वर्ग कौन सा, 3 से लेकर 12 तक के। तो इन्हीं के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है।
चीजें समझ में आ गई। अब चलते हैं आवर्त कौन सा, पांचवें। पांचवें में कहां से कहां तक के तत्वों को रखा गया है? आवर्त पांच में 39 से लेकर 39, ठीक है ना, 40, 41, 42, 43, 44, ठीक है जी, 45, 46, 47, ठीक है, और 48, ये वाले तत्वों को रखा गया है, ठीक है ना। ये आपका यूटेरियम है, इसमें पहला वाला और लास्ट वाला याद कर। तो 48 में है कैडमियम, ठीक है। इसके बाद कर लेते हैं आवर्त किसकी, आवर्त 6 की। आवर्त 6 में देखो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर रखा गया है 50, ठीक है ना, 57, ठीक है। 57 के बाद में यहाँ जो आ जाता है आपका, वो आ जाता है 72। अब तुम कहोगे 57 के बाद में 72 कैसे आ गए? 57 के बाद में तो 58 आना चाहिए, तुमने 72 क्यों लिख दिया? तो बेटा जो आपके बीच के जो एलिमेंट हैं, समझ में बात है ना, 58 से लेकर 71 तक के, क्या 58 से लेकर 70 के जो तत्व हैं, हमने क्या काम कर दिया है, उनको सारणी के नीचे लिख दिया है। कहां रख दिया है? सारणी के नीचे रख दिया है इन 14 तत्वों को। समझ में बात है ना? 14 तत्व कौन कौन से होंगे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। समझ में आई बात या नहीं है? तो कहां से कहां तक के तत्वों को रखा है हमने? हमने रखा है 57 के बाद में कितना आएगा, 58, 59, उसके बाद में 60, 60 के बाद में 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71, ठीक है जी। ये जो 58 से लेकर 71 है, इनको हमने क्या काम कर दिया, सारणी के बिल्कुल नीचे रख दिया है। उसके बाद में ये 57 हो गया, 57 को आप यहीं पर लिखोगे, वर्ग कौन सा है, सॉरी आवर्त कौन सा है, 6। 57 के बाद में 72, बाकी जो 14 एलिमेंट हैं उनको हमने क्या रख दिया है, सारणी के नीचे रख दिया है। 72 के बाद में क्या आ जाएगा, 72 के बाद में आ जाएगा 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और उसके बाद में 80। सही है जी। और जो 80 है आपका, वो है आपका मरकरी, Hg। क्या है? Hg। और जो 57 है वो है आपका लेंथेनॉइड, वो है लेंथेनॉइड है, ठीक। कोई दिक्कत? इसके बाद में आ जाते हैं कौन सा, इसके बाद में आ जाते हैं आवर्त 7 में। किसमें आ जाते हैं? आवर्त 7 में आ जाते हैं। तो इसमें रखा गया है सबसे 89, कितना, 89। 89 के बाद में फिर आ जाता है 104। फिर से कहोगे सर 89 के बाद में तो 80 कितना आता है, 89 के बाद में तो 90 आता है, आपने 89 के बाद में 104 का रख दिया। फिर से बोल रहा हूँ, बीच के जो तत्व थे, यहाँ के जो बीच के जो एलिमेंट थे, ठीक है ना, उनको फिर से हमने क्या रख दिया है, सारणी के नीचे रख दिया है। चीज समझ में आई? जो 14 एलिमेंट हैं, ये 14 एलिमेंट हमने क्या कर दिए हैं, फिर से सारणी के नीचे रख दिया है, ठीक है जी। इनको कहां से लेकर कहां तक, ये है बेटा आपके, मैंने बोला था 89 के बाद में 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और कितना 100, 102, 102 और 103। इतने तक के तत्वों को हमने क्या काम कर दिया है, सारणी के फिर से नीचे रख दिया है। और इसके बाद में हम यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ कितना 104, उसके बाद में 105, 106, 107, 108, 109, 110 और इसके बाद में 111, ठीक है, 112, ये 112 जो है वो है आपका CN कोपेरनियम, ठीक है जी। और यहाँ पर जो 89 है, 89 इसको है लेंथेनॉइड के बाद एक्टेनॉइड है, ये क्या है, एक्टेनॉइड AC है। तो इतनी चीज कंफर्म होगी आपकी। तो ये हमें क्या काम करने हैं, ये जो वर्ग 3 से लेकर 12 तक है उनके बारे में पढ़ने, और आवर्त कौन सा पढ़ना है, 4, 5, 6 और 7 पढ़ना है। तो अब यहां से आपको दो चीजें दिखाई दे रही होंगी, ये संक्रमण तत्व है, ये भी, यानी 3 से लेकर, हमने क्या बोला, आवर्त 3 से लेकर 12 तक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहेंगे। इसका मतलब इसमें ये जो सारे हैं, ये हो या ये हो, ये भी क्या है, संक्रमण तत्व है। ये वाले जो है इनको हम संक्रमण तत्व बोलेंगे, लेकिन ये बीच के हैं इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, इसलिए हम इनको आंतरिक संक्रमण तत्व कहेंगे। दोनों को क्या बोलेंगे, आंतरिक, ठीक है, आंतरिक संक्रमण तत्व। क्या कहेंगे, आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। समझ में आगे बात ये नहीं है? तो ध्यान रखना, दो प्रकार के आपके संक्रमण तत्व हैं, कौन कौन से, एक तो नॉर्मल संक्रमण तत्व और दूसरे होते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व। लेकिन सभी संक्रमण तत्वों को 3 से लेकर कितने तक रखा गया है, 12 तक वर्ग में रखा गया है। और आवर्त कौन से हैं, आवर्त से 4 से लेकर 7 तक, ठीक है ना, 4 to 7। लेकिन अगर मैं बात कर लेता हूँ आंतरिक संक्रमण तत्व, ये कौन से वर्ग में आएंगे, ये आपके आएंगे भैया, ये पहला जो होगा ये होगा आपका कौन सा है, ये 6 आवर्त हो गया, ये 6। और ये कौन सा हो गया, ये हो गया बेटा आपका आवर्त 7। आवर्त हो गए आपके 6 और 7। जो आंतरिक संक्रमण तत्व है ना, उनको हमने किसमें रख दिया है, आवर्त 6 और 7 में रख दिया गया है।
लेकिन इनका हमने नाम भी है। वैसे इनको हम सारे जितने भी होंगे ये वाले जो होंगे वर्ग 3 से लेकर 12 तक, इनको डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। लेकिन ये जो होंगे नीचे वाले, इनको हम एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं? इनको ही हम एफ ब्लॉक तत्व कहते हैं। ध्यान रखना बेटा, क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक तत्व। ये जो सारणी होगी पहली वाली, ये वाली जो होगी आपकी सीरीज, इसको बोलेंगे हम लेंथेनॉइड सीरीज। कौन सा? लेंथेनॉइड। ठीक है, लेंथेनॉइड सीरीज श्रेणी बोलेंगे, और इसको बोलेंगे एक्टिनॉइड। क्या बोलेंगे? एक्टिनॉइड। सही है जी, क्या बोलेंगे? एक्टिनॉइड श्रेणी बोलेंगे। अब इसको लेंथेनॉइड श्रेणी, इस वाली पहली वाली को, और दूसरी वाली को एक्टिनॉइड सीरीज क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें क्या काम किया गया है, इसमें लेंथेनॉइड के जो लेंथेनॉइड आपका क्या है तत्व है ना, लेंथेनियम, उसके बाद के तत्वों को रखा गया, इसलिए इसको लेंथेनॉइड। और इसमें क्या काम किया है? एक्टिनॉइड, यानी जो आपका एक्टिनियम है ना, एक्टिनियम के बाद के तत्वों को रखा गया है, इसलिए इसको बोल दिया गया है क्या? एक्टिनॉइड एलिमेंट या एक्टिनॉइड सीरीज। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो हमने क्या काम करना है, आपको अब पता तो चल गया है कि डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व क्या हैं। तो ध्यान रखना, ये वर्ग 4, 5, 6, 7 ये भी आपके डी ब्लॉक के तत्व है, लेकिन अंदर वाले कौन कौन से 58 से लेकर 71 तक के तत्वों को एफ ब्लॉक, और 90 से लेकर कितने तक 103 को भी एफ ब्लॉक के तत्व बोलेंगे। लेकिन इनको हमने अलग अलग सीरीज में बांट दिया है, इसको लेंथेनॉइड और इसको एक्टिनॉइड। तो दो प्रकार के आपने तत्व बताए संक्रमण तत्व, कौन कौन से? एक तो नॉर्मल संक्रमण तत्व, और दूसरे होते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व। जो ये नॉर्मल संक्रमण तत्व हैं वो है आपके डी ब्लॉक, और जो आंतरिक संक्रमण तत्व है वो है आपके एफ ब्लॉक के तत्व। चीजें कंफर्म है, समझ में आ रही हैं? कोई दिक्कत हो तो बताओ जल्दी फटाफट इतना। तो सही है जी, आगे चलते हैं। अब देखो जो आपके क्या होते हैं डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व, हमने इनको डी ब्लॉक के तत्व क्यों कहा है और इनको एफ ब्लॉक के तत्व क्यों कहा है, ये भी तो आपको सोचने वाली बात है। तो हमने इन सभी को डी ब्लॉक के तत्व इसलिए कहा है क्योंकि जब आप क्या काम करते हो, तो डी ब्लॉक का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हो, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो, क्या करते हो? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो किसमें एंटर करता है? वो आपका डी ब्लॉक में एंटर करता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? इसलिए इसको डी ब्लॉक के तत्व बोलेंगे। सही है, इनको हम एफ ब्लॉक के तत्व क्यों कहेंगे? क्योंकि जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने पर इन सभी तत्वों का तो अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो एफ ब्लॉक में एंटर करता है, इसलिए इनको क्या बोलेंगे? हम एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो कंफर्म समझ में आ गई बात या नहीं है? ये सारे के सारे आपके क्या हैं? डी ब्लॉक के तत्व, और ये वाले जो हैं इनको बोलेंगे हम एफ ब्लॉक के तत्व। ये डी ब्लॉक के तत्व को हम संक्रमण तत्व कहते हैं, और इनको एफ ब्लॉक के तत्व को हम आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं हम डी ब्लॉक के तत्वों की। सबसे पहले बात करेंगे किसकी? डी ब्लॉक के, डी ब्लॉक के तत्वों की। समझ में आई बात? डी ब्लॉक के तत्वों की। आप सभी को पता है हमने डी ब्लॉक के तत्व जो हैं, इन डी ब्लॉक के तत्वों को हम क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। अब संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, इसका भी रीजन है, क्योंकि क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, या फिर पूछ लिया जाता है कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। तो अभी बताऊंगा, सबसे पहले समझो, ठीक है ना, कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, इसके बारे में अभी बताऊंगा, जस्ट पहले समझो। तो सबसे पहले तो यह है जो डी ब्लॉक के तत्व उनको संक्रमण तत्व कहेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर मैं बात कर लेता हूं आवर्त की, कितने की? आवर्त की, तो इन डी ब्लॉक के तत्वों को आवर्त कहां पर रखा गया है? आवर्त रखा गया है 4 से लेकर 7 तक के तत्वों को हमने क्या बोला है? डी ब्लॉक के तत्व बोला है। नेक्स्ट अगर हम किसकी बात कर लेते हैं, नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं किसकी? वर्ग की, तो इनको वर्ग किसमें रखा गया है? इनको वर्ग 3 से लेकर कितने? 3 से लेकर 12 तक के वर्ग में रखा गया है डी ब्लॉक के तत्वों को, जैसे मैंने आपको बताया है। समझ में आएगी बात या नहीं है? अब इनको डी ब्लॉक के तत्व क्यों कहेंगे, मैंने बताया क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, क्या है? अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है ये क्या काम करता है? डी ब्लॉक में प्रवेश करता है। क्या करता है? डी ब्लॉक में प्रवेश करता है, यानी एंटर करता है, प्रवेश करता है। समझ में बात ही नहीं है? इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे? डी ब्लॉक के तत्व। कौन से? आवर्त 4 से लेकर 7 तक और वर्ग 3 से लेकर 12 तक को। सही है, क्यों? क्योंकि जब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं ना, तो इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है डी ब्लॉक में एंटर करता है, इसलिए इनको डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। समझ में बात या नहीं है? नेक्स्ट इसके बाद में ये जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, क्या बोला? ये जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं ये भाई रंगीन आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रंगीन आयन बनाते हैं। ये मोस्ट है चीज कि जो आपके डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो रंगीन आयन क्यों बनाते हैं, ये भी पूछ लिया जाता है। अगले प्रॉपर्टी अगर देखा जाए आपकी कि जो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं क्या करते हैं? डी ब्लॉक के तत्व होते हैं परिवर्तित, क्या? परिवर्तित, ठीक है ना, ऑक्सीकरण संख्या, क्या? परिवर्तित ऑक्सीकरण, ठीक है ना, अवस्था शो करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीकरण अवस्था शो करते हैं। मींस इनकी एक ऑक्सीकरण संख्या नहीं होती, बहुत सारी ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि ये जो आपके क्या होते हैं? डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, ये परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। और मोस्ट ऑफ दीज जो होते हैं, वैसे तो देखो दोनों प्रॉपर्टी होगी। अगर मैं चुंबकीय गुण की बात करता हूं, किसकी? चुंबकीय,
ठीक है। चुंबकीय गुण की बात करता हूं तो ये दोनों प्रकार के चुंबकीय गुण होते रखते हैं। कौन कौन से? प्रतिचुंबकीय भी होते हैं, प्रतिचुंबकीय, ठीक है ना, और ये क्या होते हैं? अनुचुंबकीय भी होते हैं। क्या होते हैं? अनुचुंबकीय भी होते हैं। ठीक है, समझ में बात ये नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ दीज जो एलिमेंट होते हैं वो आपके ज्यादातर क्या होते हैं? अनुचुंबकीय होते हैं। क्या होते हैं? अनुचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय जो होते हैं कुछ ही 4-5 एलिमेंट हैं जो प्रतिचुंबकीय होते हैं, बट ज्यादातर जो होते हैं आपके वो अनुचुंबकीय व्यवहार करते हैं। इसका रीजन भी बताऊंगा एक्चुअली में कि ये जो आपके डी ब्लॉक के तत्व हैं वो अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित क्यों करते हैं, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टियां इसमें। ठीक है जी, तो इतनी चीज कंफर्म हो गया कि डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं। तो इनको संक्रमण तत्व कहते हैं, आवर्त 4 से लेकर 7 में, वर्ग 3 से लेकर 12। और इनका डी ब्लॉक के तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में प्रवेश करता है, इसीलिए इनको डी ब्लॉक के प्रवेश यानी डी ब्लॉक के तत्व कहेंगे। रंगीन आयन बनाते हैं, इनके सबके रीजन देखेंगे हम, और परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था भी शो करते हैं। अगर चुंबकीय गुण की बात करें, प्रतिचुंबकीय भी होते हैं, अनुचुंबकीय भी होते हैं। और हाँ, और अगर इनका हम क्या करें, अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, क्या देखें? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है भाई? इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है कौन सा? इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-1। ठीक है, क्या होता है? n-1 इंटू डी, 1 से लेकर 10 तक, और कितना? ns2। ये इनका क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब कहोगे सर ये क्या लिख दिया बसर? तो इन सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये इनकी सारी की सारी डी ब्लॉक के तत्वों की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात? नहीं तो एक एक करके इनके बारे में हम फिर एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि डी ब्लॉक के तत्वों में, तो मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं इनका वर्गीकरण। क्या है? इनका वर्गीकरण। किसका? जो डी ब्लॉक के तत्व हैं इनका वर्गीकरण कर दिया है हमने। इनको डी ब्लॉक के जो तत्व हैं इनको 4 श्रेणियों में बांट दिया है। कितनी श्रेणियों में? 4 श्रेणियों में बांट दिया है। कौन कौन सी वो 4 श्रेणी मैंने अभी आपको बताई थी। सबसे पहले हमने बोला है कौन सा? देखो, मैंने बोला आवर्त 4 से लेकर 7 तक के तत्वों को हमने क्या रखा है? 4 तक के 7 मतलब 4 से 7 तक के तत्वों को हमने डी ब्लॉक का तत्व कहा है। तो सबसे पहले हमने 3D सीरीज यानी 3D श्रेणी, ठीक है जी, क्या? 3D श्रेणी। उसके बाद में 4D श्रेणी। कितनी श्रेणी मानी है हमने? 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी, ठीक है, और कौन सा? 6D श्रेणी। ये हमने इनको क्या कर दिया है? जो डी ब्लॉक के तत्व हैं इनको 4 श्रेणियों में बांट दिया गया है। कौन कौन सी? 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी। इन श्रेणियों में बांट दिया है। 3D श्रेणी जो होती है, इसको 3D क्यों कहते हैं, 4D क्यों कहते हैं, 5D क्यों कहते हैं, 6D क्यों कहते हैं? सबका आंसर मिलेगा, बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखो। ठीक है, तो 3D श्रेणी में कितने तत्वों को रखा गया? 21 से लेकर, कितने बोला था अभी मैंने बताया, 21 से लेकर 30 तक के तत्वों को हमने क्या रखा है? 3D श्रेणी में रखा गया है। देन उसके बाद में 10 से लेकर कितने तक के? 48 तक के तत्वों को किसमें रखा गया है? 4D सीरीज में रखा गया है। ठीक है ना, कहां से? 39 से लेकर 48 तक के तत्वों को किसमें रखा गया है? 4D श्रेणी में रखा गया है। देन उसके बाद में 57, ठीक है, 57 और 57 के बाद में कितना? 72, और 72 से लेकर कितने तक के? बोलो, आप बोलोगे सर 80 तक के तत्वों को 5D श्रेणी में रखा गया है। देन इसके बाद में 89, कितना? 89 से उसके बाद में 89, ठीक है, यहाँ एक काम करो, स्लैश लगा दो, ठीक है। 89 और 89 के बाद में फिर है आपका कितने से? 104 से लेकर कितने तक के? 104 से लेकर 112 तक के तत्वों को 6D श्रेणी में रखा गया है। आपको ये श्रेणी याद होनी चाहिए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको 3D सीरीज याद करनी है। सही है जी, 3D और 4D तो आपको पता ही होनी चाहिए, इनके आपके नाम भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से एलिमेंट इसमें रखे गए। तो 3D श्रेणी में 21 से लेकर 30 तक के तत्वों को रखा गया, 4D श्रेणी में 39 से लेकर 48 तक, और 5D श्रेणी में 57, देन उसके बाद में 72, और उसके बाद में 72 से लेकर 80 तक के तत्वों को रखा गया। 6D श्रेणी की बात कर लेते तो 89, देन उसके बाद में 104 से लेकर 112 तक आपके 6D श्रेणी में रखा गया। अब बात कर लेते हैं इनकी कि इनको 3D श्रेणी में जो पहली वाली है 21 से लेकर 30 तक के तत्वों को 3D श्रेणी क्यों कहा गया है? इसका रीजन है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सही है, चलो, तो सबका आंसर यहीं से मिलेगा आपको, एक एक करके सबका आंसर बताऊंगा कि एक्चुअली में ये चीज क्यों है। इस सीरीज को 3D सीरीज क्यों कह रहे हैं? तो इसमें मैंने बोला था इसमें 21 से लेकर 30 तक के तत्व हैं। कितने? 21 से लेकर 30 तक के तत्वों को इस सीरीज में रखा गया है। ठीक है, चलो, तो 21वां तत्व 21, 22, ठीक है ना, 23, 24, 25, ठीक है ना, और ये 26, इतने तक ही ले लेता हूं मैं। ठीक है, 21वां तत्व कौन सा था? मैंने आपको बोला था 21वां स्कैंडियम था, Sc स्कैंडियम। ठीक है ना, स्कैंडियम के बाद में क्या था आपका? आप बोलोगे सर टाइटेनियम, उसके बाद में वेनेडियम, क्रोमियम, उसके बाद में मैग्नीज, और उसके बाद में आयरन। ये और भी कहां तक? 30 तक रखा गया, बस मैं आपको 26 तक बता रहा हूं। तो सबसे पहले मैं कौन सा लेता हूं? सबसे पहले मैं अगर 21 को लेता हूं। क्या? 21।
कौन है 21 पे स्कैंडियम है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो। आप सभी पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आता है ना, क्योंकि ये सारा का सारा सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ही बेस्ड है। तो चलो करो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्कैंडियम का। तो आपको पता 1s2, 1s2 के बाद में 2s2, 2s2 के बाद में 2p6, 2p6 के बाद में 3s2, 3s2 के बाद में 3p6 और 3p6 के बाद में आता 3d और उसके बाद में 4s। अब देखो यहाँ पर ये जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है n-1 इंटू डी, 1 से लेकर 10 और ns2, ये क्यों लिखा है, इसका मतलब क्या है? मींस कहने का मतलब है सबसे पहले आप जो इलेक्ट्रॉन भरोगे किसमें भरोगे, s में भरोगे, सही है। देन s में भरने के बाद में जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो कूदकर उसकी पिछली वाली कक्षा में भरे जाते हैं, इसलिए इसको लिख दिया हमने n-1। क्या लिख दिया, n-1। n-1 का मतलब है कि s से पिछली क्लास जो है वो d क्लास है और इसमें भरने के बाद s में तब जाके आपके d में भरे जाएंगे। यहां पर जैसा कि आपको पता चल रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर देने हैं। बच कितने गए, देखो 6 2 8 2 10 2 12 6 18 2 20, कितने बच गए 20, और 20 में हमें कितने भरने, 21 भरने, एक ही तो बच गया। अब जब इसमें 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, अब कूद कर ये किसमें जाएगा, d में जाएगा, इसलिए लिखा n-1। तो एक इलेक्ट्रॉन बचा, ठीक है। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी ब्लॉक में भरा गया है, इसलिए मैंने आपको बताया है कि इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे डी ब्लॉक के तत्व। तो मैंने ये जो 21 से लेकर 30 तक, 39 से लेकर 48 तक, 57 72 फिर 80 तक, ये जो सारे तत्व हैं इनको डी ब्लॉक के तत्व क्यों कहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन, देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन यही तो था, किसमें एंटर किया है, डी ब्लॉक में, इसलिए इनको डी ब्लॉक के तत्व कहेंगे। और मैंने कहा था 21 से लेकर 30 तक के तत्वों को 3D सीरीज ही बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं 3D, क्योंकि अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो किसमें एंटर कर रहा है, 3D में एंटर कर रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे 3D सीरीज। तो 21 से लेकर 30 तक के जितने भी तत्व हैं वो किसमें एंटर करेंगे, 3D सीरीज में एंटर करेंगे। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है 3D में एंटर करेगा, इसलिए इस सीरीज को हम 3D सीरीज कहेंगे। तो आपको किस किस का आंसर मिल गया, आपको सबसे पहले तो ये मिल गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में प्रवेश करता है, इसलिए इनको सभी को ये 3D 4D 5D 6D जो सीरीज है इन सभी तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहेंगे, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में एंटर करता है, लास्ट जो इलेक्ट्रॉन। इसको हमने श्रेणी में बांट दिया और श्रेणी में 3D 4D 5D 6D सीरीज माना। तो इसको 3D सीरीज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इन 21 से लेकर 30 तक के जितने भी तत्व हैं अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D एंड में एंटर करेगा, इसलिए इसको बोलेंगे 3D सीरीज। ना यकीन आए तो आप 25 को ले लीजिए, 25 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख लो। 25 क्या है, 25 आपका Mn मैग्नीज, करो जरा 25 का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लो। तो ये होगा 1s2 2s2, उसके बाद में 2p6, 2p6 के बाद में 3s2, 3s2 के बाद में 3p6, 3p6 के बाद में 3d और 3d के बाद में क्या आएगा 4s। तो इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन पहले इसमें भरे जाएंगे, देन उसके बाद में कूदकर, ठीक है ना, कितने बच गए, देखो 6 2 8 2 10 2 12 6 18 18 2 20, कितने बच गए, 5 बच गए, 5 इलेक्ट्रॉन इसमें। तो देखो ये भी जो है 25वां जो एलिमेंट है वो भी किसमें भरा गया है, वो भी 3D में ही भरा गया है। तो इसलिए मैंने बोला है आपको कि 21 से लेकर 30 तक के तत्वों को 3D सीरीज कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इनका जो आपका क्या है अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होता है 3D सीरीज में एंटर करता है, इसलिए इस वाली सीरीज को यानी 21 से लेकर 30 तक के तत्वों को हम 3D सीरीज कहते हैं। इतनी चीज कंफर्म। तो हमें क्या क्या पता चल गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, कि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में एंटर करता है, इसलिए डी ब्लॉक के तत्व कहेंगे। दूसरा मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 इंटू डी, 1 से लेकर 10 तक और ns2, आपको इसके बारे में पता चलेगा। n-1 है कि s से पिछली क्लास में भरा जा रहा है, और 1 से लेकर 10 तक का इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपको पता है डी ब्लॉक में आप 10 तक के तत्वों को रख सकते हो, इसलिए यहाँ पर लिखा 1- यानी 1 से लेकर 10 तक। तो ये भी चीज समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कह रहे हैं, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है डी ब्लॉक में 10 तक इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने आते हैं, 10 तक इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, लेकिन इनमें जो डी ब्लॉक है वो कंप्लीटली फुल नहीं है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे हैं इसमें, सही है। तो इसलिए इनको हम तत्व क्या कहेंगे, जो डी ब्लॉक के तत्व है उनको संक्रमण तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो आपका क्या होता है डी ब्लॉक होता है, क्या होता है, डी जो ब्लॉक होता है वो क्या नहीं है, पूर्णतः क्या, पूर्णतः भरा नहीं होता। क्या नहीं होता, पूर्णतः भरा नहीं होता है, इसलिए इनको हम संक्रमण तत्व कहते हैं। किसको, डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहेंगे हम, संक्रमण तत्व। क्यों, क्योंकि इनका जो डी ब्लॉक है वो क्या नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है डी ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, लेकिन ये इनमें से कोई सा भी डी ब्लॉक क्या नहीं होगा, भरा हुआ नहीं होगा, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, इतनी चीज कंफर्म। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, देखो इसको भी पढ़ लिया, ये आप जाने तो इसको मैंने बता दिया 4 से लेकर 7 तक, वर्ग 2 से लेकर 3 से लेकर 12 तक, इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन। बस आपके पास में क्या रह गया, रंगीन और परिवर्तित ऑक्सीकरण संख्या प्रतिशत करते हैं इसके बारे में। और इनको अनुचुंबकीय क्यों कहेंगे, मोस्ट ऑफ दीज मैंने बताया था ये अनुचुंबकीय है।
क्यों है? क्योंकि अब अनुचुंबकीय किसे कहते हैं? अनुचुंबकीय प्रॉपर्टी कौन शो करते हैं? जो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर में नहीं होते, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिनमें पाए जाते हैं उनको अनुचुंबकीय कहते हैं, और जिनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, प्रतिचुंबकीय कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रतिचुंबकीय। कंफर्म समझ में आ गई? तो ध्यान रखना, अनुचुंबकीय किन्हें कहेंगे? जिनका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अयुग्मित होगा, उनको अनुचुंबकीय, और जिनमें इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, ठीक है ना, उनको क्या बोलेंगे, प्रतिचुंबकीय। ठीक है, अभी बताता हूं कैसे। जैसे मैंने अभी आपको बताया 3d5। अब देखो ये जो मैग्नीज है वो अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय? देखो डी है तो डी में आपको पता है 5 बॉक्स बनते हैं। कितने? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 बॉक्स बनते हैं। अब ये जो है आपका, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन और पांचवा इलेक्ट्रॉन। तो इसमें पांचों के पांचों जो हैं आपके क्या हैं, बोलो, पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, इसलिए ये क्या होगा, अनुचुंबकीय। तो मैंने यही बताया कि मोस्ट ऑफ दीज जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो अनुचुंबकीय होते हैं। क्यों? क्योंकि वो डी ब्लॉक उनका कंप्लीट भरा हुआ नहीं होता है, जिसकी वजह से इनमें इलेक्ट्रॉन, अगर जैसे मान के चलो इनके सारे इलेक्ट्रॉन भी भर गए ना ये, और एक बच रहा, फिर भी ये अनुचुंबकीय होगा, क्योंकि इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो ध्यान रखो, जितने भी डी ब्लॉक के तत्व होते हैं मोस्ट ऑफ दीज वो अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। लेकिन मैंने बोला कुछ आपके क्या होते हैं, तत्व जो होते हैं वो प्रतिचुंबकीय भी होते हैं। वो कौन से तत्व हैं उनके बारे में भी बताता हूं। तो आपको समझ में आ गई 3D सीरीज? ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर हम आगे चलते हैं। चलो, तो ये मैंने कुछ एलिमेंट लिखे। तो मैंने अभी आपसे बोला था कि जो आपके डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय भी होते हैं और अनुचुंबकीय भी होते हैं। ठीक है, अनुचुंबकीय कौन से होंगे? मैंने अभी आपको बताया था अनुचुंबकीय। क्या बोला? अनुचुंबकीय कौन से होंगे? जिनमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन जो होंगे अयुग्मित होंगे। क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, अनुचुंबकीय। और प्रतिचुंबकीय किनको बोलेंगे? प्रतिचुंबकीय। किन्हें बोलेंगे? प्रतिचुंबकीय उन्हें बोलेंगे जिनका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो युग्मित होंगे। क्या होंगे? युग्मित होंगे, उनको क्या बोलेंगे हम, उनको प्रतिचुंबकीय बोलेंगे। मैंने आपको बोला था मोस्ट ऑफ दीज जो आपके क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं डी ब्लॉक के, वो क्या होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, प्रतिचुंबकीय भी होते हैं। क्या होते हैं? प्रतिचुंबकीय। उनमें से ये एलिमेंट है आपके जो मैं आपको बता रहा हूं, देखो ये। ठीक है, सो जिंक है वो कौन सा है, जिंक 3D सीरीज में आता है, और जो ये है ये आपका 4D सीरीज में आता है, और ये जो है आपका मरकरी, ये आपका किस में आता है, ये आपका 5D सीरीज में आता है। जो ये है आपका Cn, ये कितने आता है, 6D में आता है। तो ये सारे के सारे तत्व हैं जो क्या है, आपके अनुचुंबकीय प्रॉपर्टी होती है, जो चुंबकीय गुण है वो अनुचुंबकीय ना रखकर क्या रखते हैं, प्रतिचुंबकीय रखते हैं। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है अभी बता देता हूं मैं। जैसे अगर मैं बात कर लेता हूं किसकी, 30Zn जिंक की, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके देखो जरा, करो तो कितना आ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने पर, 1s2 2s2 2s2 के बाद में 2p6 2p6 के बाद में 3s2 3s2 के बाद में 3p6 3p6 के बाद में 3d, और देन उसके बाद में 4s 4s में 2 भरे जाएंगे, कितने आगे, 6 और 2 8 2 10 2 12 6 18 और 2 20, कितने बच गए, 10 और बच गए, तभी तो 30 होंगे। तो यहाँ पर आपका 30 आ गया। तो हमने कैसे भरा इसको, पहले s में, देन उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन बचे उसको किसमें भर दिया, d में भर दिया। ठीक है, तो इसमें क्या आएंगे, डी ब्लॉक में क्या है, डी ब्लॉक में आपके क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको पता है जो डी ब्लॉक होता है क्या है, जो डी ब्लॉक है उसमें 5 ब्लॉक होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 सेल है आपके। अब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, पहले में एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, फिर आठवां, फिर नौवां, फिर 10वां। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे भर दिए। तो अब मेरे को एक बात बताओ, क्या ये जो है इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? आप बोलोगे नहीं सर, इसमें तो सारे के सारे जोड़े से हैं, युग्मित है, इसलिए ये क्या हो गया, ये आपका प्रतिचुंबकीय हो गया। क्या हो गया, प्रतिचुंबकीय। समझ में आ गई बात, ये नहीं है? तो ये जितने भी हैं सारे के सारे ये क्या करेंगे, याद कर लेना, ये सब के सब प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, याद कर लेना इसलिए। और एक और बात बता रहा हूं मैं आपको कि डी ब्लॉक के तत्वों को, सभी डी ब्लॉक के तत्वों को हम संक्रमण तत्व कहते हैं। लेकिन ये जो आपको 4 एलिमेंट देख रहे हो, इनको हम, ये डी ब्लॉक के तो हैं, क्या है, डी ब्लॉक के तो हैं, बट ये क्या है, ये संक्रमण तत्व नहीं है। क्या बोला, ये वाले संक्रमण तत्व नहीं है। कौन से, ये जो आपके 4 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ठीक है ना, और ये Cn जो सिलिकॉनिक है। तो ये आपके 4 एलिमेंट हैं जो क्या नहीं है, संक्रमण तत्व नहीं है। क्यों नहीं है, रीजन क्या है उनका, क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है ना डी, वो कंप्लीटली भरा हुआ है।
क्या है, कंप्लीटली भरा हुआ है, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम संक्रमण तत्व नहीं कहेंगे। और मैंने बोला डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, क्योंकि जो उनका डी ब्लॉक होता है कंप्लीटली भरा हुआ नहीं होता, इसलिए इनको डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। बट इन चारों तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों नहीं कहते, क्योंकि इनका जो डी ब्लॉक है, सभी का डी ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन भरे हुए मिलेंगे, इसलिए ये डी ब्लॉक है कंप्लीटली भरा हुआ है, इसलिए इसको हम संक्रमण तत्व, ये जो चारों तत्व दिख रहे हैं इनको हम संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है और क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। ऐसे ही देखो जो क्वेश्चन है ना आपके डी ब्लॉक से तत्वों से और एफ ब्लॉक से, ये रीजनिंग टाइप क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इन चीजों को ध्यान रखना भाई, ठीक है। चलें फिर आगे की तरफ, तो ये चीज समझ में आ गई। 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D, 6D, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप खुद निकाल कर देख लेना, और सीरीज 1 और 2 आपको याद कर लेनी, मतलब 3D सीरीज और 4D सीरीज आपको याद करनी है। सभी में आपको ऐसे ही क्या देखने को मिलेंगे, सारी चीज सभी में सेम मिलेंगी। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने आगे टॉपिक की तरफ। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दे रखा है धात्विक गुण। कौन सा दे रखा है, धात्विक गुण। आप सभी को पता है जितने भी डी ब्लॉक है, चाहे वो 3D श्रेणी है, चाहे वो 4D श्रेणी है, चाहे वो 5D श्रेणी है, चाहे वो 6D श्रेणी है, ये सारे के सारे आपके जितने भी हैं वो क्या है, धातु है। क्या है, ये सब के सब जितने भी डी ब्लॉक के तत्व सब के सब क्या है, धातु है। तो इसका मतलब ये हुआ, धातु किन्हें कहेंगे, जिनके लास्ट में अंतिम इलेक्ट्रॉन, यानी जिनमें क्या होगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन को छोड़ो, लास्ट में कितने होंगे, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, उनको हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो इनमें कोई सी भी सीरीज देखो, लास्ट में आपको क्या मिलेगा, एस ब्लॉक होगा, और लास्ट में आपका क्या मिलेगा, एस ब्लॉक में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ रहता है, इसीलिए इनको धातु कहते हैं। अब जैसे 3D सीरीज है, 3D सीरीज में से 21 को उठा लीजिए स्कैंडियम का, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो 1s2 2s2 2p6 2p6 के बाद में 3s2 3s2 के बाद में 3p6 3p6 के बाद में 3d और उसके बाद में 4s, यहाँ पर 2 भरे जाएंगे और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो आप लास्ट में देख रहे हो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। आप सभी ने 10th क्लास में भी पढ़ रखा होगा कि जिनके जो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर जिनका जो लास्ट में जो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, धातु। तो इनके भी लास्ट में सभी के, चाहे वो 3D सीरीज या 4D या 5D या 6D है, इन सभी के कितने आएंगे, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होता है इनके लास्ट में, क्या 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होता है। इसीलिए सब के सब जितने भी आपके क्या हैं डी ब्लॉक के मतलब कि डी ब्लॉक के तत्व में, चाहे वो 3D या 4D 5D 6D कोई सी भी सीरीज है, सारे के सारे क्या होते हैं, धातु होते हैं, मतलब धात्विक प्रॉपर्टी शो करते हैं, धातु होते हैं। समझ में आगे बात या नहीं है, चलो जी नेक्स्ट है आपका, ठीक है, परमाणु त्रिज्या। देखो तो इनकी परमाणु, सबसे पहले ये देखो एक्चुअली में परमाणु त्रिज्या क्या होती है, आप सभी को पता है, ये मान के चलो ये एटम है, और इसमें क्या होता है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, एक न्यूक्लियस, आप सभी को वैसे पता होगा। और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन होते हैं, और इनमें क्या होती है, ऐसी क्लासेस होती हैं। तो कहां से लेकर कहां तक, न्यूक्लियस से लेकर लास्ट तक की जो ऑर्बिटल होता है वहां तक की डिस्टेंस को आप क्या बोलोगे, परमाणु त्रिज्या बोलोगे। क्या बोलोगे, परमाणु त्रिज्या बोलोगे। आप कंफर्म इतनी चीज समझ में आई। तो मैं तुमसे बोलूं तो देखो, जब हम क्या करते हैं, जैसे 3D सीरीज को हमें एक बस 3D सीरीज को लेकर देख लेते हैं। 3D सीरीज में कौन सा है, मैंने मान के चलो 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये 30, ठीक है जी। तो ये कौन सा हो गया आपका, ये हो गया 21 स्कैंडियम, ठीक है ना, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ठीक है ना, मैग्नीज, और उसके बाद में आयरन, इसके बाद में कोबाल्ट, इसके बाद में निकेल, और इसके बाद में कॉपर, और उसके बाद में जिंक। तो देखो आप सभी को पता है परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो आपको पता होना चाहिए क्लासेस भी बढ़ेंगी, है नहीं है, क्या करेंगे, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा क्लासेस भी बढ़ेंगी। मैं तुमसे कहने लगूं हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक है नहीं है, क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो इसका मतलब है न्यूक्लियस, और इसमें सिर्फ एक ही क्लास बनेगी क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो इसका जब आकार छोटा है तो परमाणु त्रिज्या भी छोटी होगी। मैं तुमसे कहने लगूं नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के कितना होता है, 7 है, समझ में बात ही नहीं, 7 है। तो 7 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए पहले में 2 आएंगे, आपको पता है, और इसके बाद में कितने आएंगे, 2 के बाद में 8, तो कितने बच गए, 1 2 3 4 5, तो 5 इसमें आ गए। अब मैं तुमसे कहने लगूं इसका परमाणु आकार बड़ा है या इसका परमाणु आकार बड़ा है, आप बोलोगे सर इसका, क्यों, क्योंकि इसमें तो कुल 1 इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है तो कक्षाएं भी कम होंगी, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं तो इसका मतलब है कक्षाएं ज्यादा होंगी। तो इसका मतलब है परमाणु क्रमांक बढ़ने पर क्या, परमाणु क्रमांक बढ़ने पर परमाणु का आकार बढ़ रहा है। जब परमाणु का आकार बढ़ रहा है तो सिंपल सी बात है, इसकी त्रिज्या क्या है, कम है, और इसकी त्रिज्या ज्यादा है। क्यों, क्योंकि क्लास बढ़ रही है। तो परमाणु क्रमांक के बढ़ने पर परमाणु आकार बढ़ रहा है, और परमाणु आकार बढ़ने के बाद क्या हो रहा है, परमाणु त्रिज्या, तो ऑब्वियसली बात है कि क्या होगी, परमाणु त्रिज्या तो बढ़ेगी बढ़ेगी, है या नहीं है, इतनी चीज कंफर्म है। तो जैसे जैसे क्या होता है, परमाणु क्रमांक बढ़ते हैं, वैसे वैसे जो आपके क्या होते हैं, परमाणु का आकार बढ़ता है, और परमाणु का आकार बढ़ने से परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती है, क्योंकि सेल बढ़ेंगे, परमाणु का आकार बढ़ेगी तो त्रिज्या भी बढ़ेगी। समझ में बात है ना। लेकिन
डी ब्लॉक के तत्वों में एक अलग ही चीज होती है। डी ब्लॉक के तत्वों में मान के चलो कि डी ब्लॉक का तत्व में 21 इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता चला जाएगा ना, तो उस पर न्यूक्लियस पर चार्ज भी बढ़ता चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ में आपको पता है क्या है, जो आपका न्यूक्लियस है उस पर चार्ज भी बढ़ता जाएगा। आपको पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज जाता होता है या फिर आपका प्रोटॉन का, क्योंकि न्यूक्लियस में तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। आप बोलोगे सर प्रोटॉन का ज्यादा होता है चार्ज, तो है नहीं है, इलेक्ट्रॉन का माइनस में होता है, इसका पॉजिटिव में होता है, तो चार्ज किसका ज्यादा है, चार्ज प्रोटॉन का ज्यादा है। तो अब जैसे मान के चलो ये क्या काम कर रहे हैं, बोलो इलेक्ट्रॉन इनमें घूम रहे हैं, इन क्लासेस में घूम रहे हैं, तो ये क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉन पर जैसे जैसे क्या होगा, बोलो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा ना डी ब्लॉक का तत्व, तो इसके ऊपर नाभिक का आवेश भी बढ़ता चला जाएगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करता चला जाएगा, अपनी तरफ खींच लेगा। ये आवेश बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जो वास्तविक आकार होना चाहिए उससे थोड़ा वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। क्यों सिकुड़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को ये जो आपका नाभिक है अपनी तरफ को खींच लेगा, जिसकी वजह से परमाणु आकार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और परमाणु आकार कम होने की वजह से परमाणु त्रिज्या भी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि डी ब्लॉक के तत्वों में परमाणु क्या होती है, परमाणु त्रिज्या क्या होती है, परमाणु आकार बढ़ने से क्या होती है, कम होती चली जाती है। उसका काम क्या है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ने से जो परमाणु का जो मतलब कि आवेश है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और परमाणु का आवेश बढ़ने पर परमाणु का जो क्या है, आपका सेंटर है, केंद्र है, ठीक है ना, न्यूक्लियस है, उस पर आवेश बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से परमाणु आकार छोटा हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जब हम क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट में जाते हैं किसमें, डी ब्लॉक के तत्वों में, तो क्या होता चला जाता है, जो परमाणु त्रिज्या होती है वो क्या होती चली जाती है, घटती चली जाती है। उसका कारण है परमाणु के केंद्र में उपस्थित आवेश। समझ में बात है नहीं। अब आ जाता है आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी। आयनन विभव और आयनन एंथैल्पी जो होती है डी ब्लॉक की सभी की सेम होती है, वो और कितनी होती है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर कितने तक होती है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है। बस आपको ये याद कर लेना है। इनकी ज्यादातर स्थिर रहती है, कोई परिवर्तन इतना नहीं देखने को मिलेगा आयनन एंथैल्पी में सभी डी ब्लॉक के तत्वों की। सही है, यहाँ सभी डी ब्लॉक के तत्वों की बात की जा रही है। नेक्स्ट है परमाणु आयतन। अब परमाणु आयतन देखो, परमाणु आयतन की बात क्या होगी, परमाणु आयतन घटेगा या फिर बढ़ेगा। तो आप खुद सोचो परमाणु आयतन घटेगा या बढ़ेगा। आपको पता है जब क्या हो रहा है, परमाणु आपका क्या हो रहा है, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, परमाणु का आकार क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। जब परमाणु का आकार छोटा हो रहा है तो सिंपल सी बात है आयतन भी क्या होगा, कम होगा। तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ में जो परमाणु आयतन होता है वो भी क्या होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट घनत्व। आप घनत्व में भी ऐसे आप दिमाग लगा सकते हो, कैसे, जब परमाणु आकार क्या हो रहा, कम हो रहा है, परमाणु आकार कम होने से परमाणु का आयतन कम हो रहा है, और आपको पता है घनत्व क्या होता है, डी बराबर, आपको पता है जो घनत्व होता है वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। जितना वॉल्यूम कम होगा घनत्व उतना ही ज्यादा होगा। आपको पता है कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है उसका साइज घट रहा है, साइज घटने की वजह से उसका आयतन भी कम हो रहा है। तो इसका मतलब है आयतन कम हो रहा है तो घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। तो ध्यान रखना, जब हम लेफ्ट से राइट में जाएंगे परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ में जो घनत्व है वो क्या होगा, भैया जी आपका बढ़ेगा। कंफर्म चीज समझ में आ गई है नहीं। नेक्स्ट है आपका गलनांक और क्वथनांक। क्या है, गलनांक और क्वथनांक। आप सभी को पता है कि डी ब्लॉक के तत्व जो धातु हैं, क्या है, डी ब्लॉक के तत्व जो हैं वो धातु हैं, और धातुओं के जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो उच्च होते हैं। क्या होते हैं, वो उच्च होते हैं। 1000 के आसपास इनका सभी का 1000, 1200, 1700 इतने तक का इनका क्या होता है, बोलो, गलनांक और क्वथनांक होते हैं। लेकिन बात सोचने वाली ये है कि लेफ्ट से राइट जाने पर सभी डी ब्लॉक, चाहे वो 3D या 4D 5D 6, सभी की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ सिर्फ 3D की बात ना कर रहा, बस 3D से मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं, बट ये सभी मतलब कि डी ब्लॉक के तत्वों की बात है। तो जब हम क्या काम करते हैं, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो लेफ्ट से राइट जाने पर एक्चुअली में क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाने पर जो तत्व होते हैं तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटती है। समझ में बात है ना, यानी पहले तो क्या होगा, पहले तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, यानी देन उसके बाद में क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको, 21, तो इसका डी में क्या भरा जाएगा, 3D1 भरा जाएगा इसमें। तो इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, आप बोलोगे सर 5, 1 2 3 4 5, तो इसमें केवल क्या है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इसकी बात करूं इसमें कितना आ जाएगा, 3D2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितना हो जाएगा, इसमें बोलोगे सर 3D3, तो इसका मतलब इसमें 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसमें कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 3D4, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन। इसमें बात करोगे तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 3D5, तो इसका मतलब इसमें क्या हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो
जैसे जैसे आप यहां तक आओगे 21 से लेकर 25 तक आ रहे हो तो उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर मैं 21 की बात करूं तो 21 में केवल एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब मैं तुमसे पूछने लगूं 21 का ज्यादा गलनांक क्वथनांक होगा या 22 का? आप बोलोगे सर 22 का। क्यों? क्योंकि 22 में दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और जिसमें जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उसका गलनांक और क्वथनांक उतना ही ज्यादा। समझ में आई बात या नहीं? अब मैं तुमसे पूछने लगूं सर 21 का ज्यादा गलनांक क्वथनांक होगा 23 का? आप बोलोगे सर 23 का। क्यों? क्योंकि 21 में तो केवल एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है जबकि 23 में तीन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से इसका गलनांक बढ़ गया। तो 25 यानी 21 से लेकर कितने तक? 25 तक तो पहले क्या होगा? बोलो, पहले जो इनका गलनांक और क्वथनांक है वो बढ़ेगा, लेकिन 26 पे जाओगे जैसे ही तो ये बैठेगा 3d6, तो पांचवें के बाद 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? कम हो गए। इसमें कितने बचे? 4। तो इस वजह से अब ये धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ गलनांक और क्वथनांक पहले 21 से लेकर 25 तक बढ़ते हैं, देन उसके बाद में कम होते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती चली जाती है। अब यहाँ पर आओगे 3d7, तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो पहले कितने थे? 5, उसके बाद में कितने बचे? 4, अब कितने बचे? 3। तो इसका मतलब है मैं तुमसे पूछने लगूं 26 का गलनांक ज्यादा होगा 27 का? तो आप बोलोगे सर 26 का गलनांक ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि 26 में ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे और 27 में कम। और सबसे कम क्या होंगे? उसके बाद में बढ़ता चलाएगा और सबसे कम जो होगा वो 30, जो जिंक है उसका सबसे कम गलनांक और क्वथनांक होगा। तो ध्यान रखो कि गलनांक और क्वथनांक 21 से लेकर पहले 25 तक बढ़ेंगे, देन उसके बाद में कम हो जाएंगे। ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन के अयुग्मित होने पर। उसके बाद में ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था की बात कर लेते हैं। तो वही बात है, पहले क्या होगा? 21 से लेकर 25 तक क्या होगा? ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ेगी, देन उसके बाद में कम। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके क्या होते हैं, ये जो आपके डी ब्लॉक के तत्व होते हैं कोई से भी सही, उनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो +2 से लेकर कितनी होती है? और +7 तक होती है। कितने तक? +2 से लेकर +7 तक होती है। और सबसे कम जो ऑक्सीकरण संख्या होगी +2 कौन रखेगा? जिंक रखेगा। इसकी कितनी होगी? +3 होगी। और सबसे ज्यादा जो ऑक्सीकरण संख्या शो करता है, जितने भी चाहे वो 3d सीरीज है, 4d सीरीज है, 5d सीरीज है, 6d सीरीज है, जितने भी मिडल में जो एलिमेंट आ रहे होंगे, जैसे इसमें मिडल में कौन आ रहा है? 25 mm, तो ये सबसे ज्यादा +7 तक। कितने तक? +7 तक, यानी +2 भी, 3, 4, 5, 6, 7, +7 तक ऑक्सीकरण संख्या शो करता है। तो इसलिए जितने भी मिडल वाले, जितने भी डी ब्लॉक के, चाहे 3d या 4d या 5d या 6d है, जितने भी मिडल वाले क्या होंगे? मिडल वाले जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या होगी, ध्यान रखना। और सबसे कम लास्ट वाले की। मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें डी ब्लॉक कंप्लीटली फुल भरा होता है, इसी वजह से इनकी ऑक्सीकरण संख्या सबसे कम होती है और सबसे ज्यादा मिडल वालों की होगी। क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, इसलिए इन प्रॉपर्टियों को याद कर लेना बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो बेटा, अगला टॉपिक है आपका संकर यौगिकों का बनना। मतलब जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या बनाते हैं? संकर यौगिक भी बनाते हैं। आप कहोगे संकर यौगिक क्या है? चैप्टर नंबर जो 5 है ना, उपसे संयोजक यौगिक वाला, उन्हीं को ही हम संकर यौगिक कहते हैं। समझ में आई बात? उनके बारे में हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। जैसे मैंने अभी बोला आपको, एक में एग्जांपल लेके देखा, जैसे CuNH3 का होल 6 × Cl2, ऐसे ये जो होंगे ये आपके क्या होंगे? संकर यौगिक होते हैं। तो ध्यान रखना, डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो संकर यौगिक बनाते हैं। उन संकर यौगिकों को बनाने का कारण क्या है? नंबर 1, धातु आयनों की त्रिज्या छोटी होने का कारण। यानी जो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, वो जो धातु, उनके जो आयन्स होते हैं, जैसे मैंने बोला Zn++ या Cu++ ऐसे, इनके जो आयन होते हैं इनकी त्रिज्या बहुत छोटी होती है। क्या होती है? त्रिज्या छोटी होती है। इन आयनों की त्रिज्या छोटी होने की वजह से ही ये जो आपके क्या होते हैं? डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो संकर यौगिक बनाते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2, उपसे संयोजक बंध बनाने के कारण। यानी जितने भी आपके क्या होते हैं? डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो क्या बनाते हैं? उपसे संयोजक बंध भी बना देते हैं, इसी वजह से ये संकर यौगिक भी बनाते हैं। अब उपसे संयोजक यौगिकों में क्या करना पड़ता है? इलेक्ट्रॉन का पूरा पेयर देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पेयर। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, मतलब डिस्कशन जो होगा इसका नेक्स्ट उसमें होगा चैप्टर में। तीसरा पॉइंट है परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था से होने के कारण। यानी जितने भी डी ब्लॉक के तत्व है ना, वो क्या करते हैं? परिवर्तित ऑक्सीकरण, मतलब कि डी ब्लॉक के जो तत्व होंगे वो परिवर्तित ऑक्सीकरण, यानी एक से बहुत ज्यादा ऑक्सीकरण मतलब की अवस्था शो करते हैं, ऑक्सीकरण संख्या शो करते हैं, इसी वजह से ये क्या करते हैं? संकर यौगिक बनाते हैं। तो ध्यान रखना, 3 कारण बताए हैं कि जो संकर यौगिक होते हैं वो क्यों, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो संकर यौगिक क्यों बनाते हैं। नंबर 1, धातु आयनों की त्रिज्या छोटी होने के कारण। दूसरा, ये जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उससे संयोजक बंध भी बना लेते हैं। और तीसरा, परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था शो होने के कारण। मतलब ये बहुत सारी ऑक्सीकरण अवस्था शो करते हैं, इसी वजह से ये डी ब्लॉक के तत्व संकर यौगिक बनाते हैं। और इसमें डी ब्लॉक के तत्वों में लास्ट जो टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है आपका चुंबकीय आघूर्ण। क्या आ जाता है? चुंबकीय
आघूर्ण, समझ में ही बात नहीं है, चुंबकीय आघूर्ण। अब इनका चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालोगे, इसको डिनोट करते हैं म्यू से। तो म्यू बराबर होता है अंडर रूट एन और एन प्लस के 2, और ये इसकी जो यूनिट होती है बोर मैग्नेट होती है। क्या होती है, बोर मैग्नेट होती है। ठीक है जी। अब ये चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालोगे किसी का भी, तो उसके लिए हमें आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है बेटा, कैसे, जैसे मेरे को अभी निकालना है किसका, 25 का चुंबकीय आघूर्ण निकालना है, ठीक है ना। 25 बोले तो mn, ठीक है, निकालो जल्दी से। पहले इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, 1s2, उसके बाद में 2s2, 2s2 के बाद में 2p6, 2p6 के बाद में 3s2, 3s2 के बाद में 3p6, और 3p6 के बाद में 3d, और उसके बाद में 4s2। बच गए कितने, 5 5 हमने यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, आपको पता है डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में आपके कितने बॉक्स बनते हैं भैया, 5, 1 2 3 4 5। कितने इलेक्ट्रॉन भरने, 1 2 3 4 5, है ना। तो अब इसमें n क्या है, n है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या है, अयुग्मित, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। समझ में बात ही नहीं है। तो चलो अब मेरे को क्या निकालना, चुंबकीय आघूर्ण निकालना, म्यू निकालना है। तो म्यू बराबर कितना हो जाएगा बेटा, अंडर रूट एन, एन मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, तो 5 है 5, और इसके बाद में ये भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यानी 5 प्लस के 2, और कितना आ गया भैया आपका, आ गया 5 मल्टीप्लाई 5 और 2 7, 7 5 35, तो अंडर रूट 35 इसका बोर मैग्नेट आ गया आंसर। समझ में बात ये नहीं है। तो ऐसे आप क्या निकाल सकते हो, ऐसे आप चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हो। और इसको अगर अंडर रूट से निकालना है ना, जैसे 35 है, आपको पता ना 35 को कैसे हम इसको अंडर रूट से बाहर निकालें, तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने हैं, 5 है, तो 5 दशमलव मतलब 6 या 7 5 कुछ भी हो, ये लिख देना। तो ये इसको अंडर रूट निकालने की विधि है। मैंने आपको कैसे अंडर रूट निकालना बताया, जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उतने ही यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको अंडर रूट में से निकालोगे ना, ये आएगा, इस टाइप से निकाल सकते हो। तो ऐसे आप चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हो किसी भी डी ब्लॉक के तत्वों को। समझ में आई। तो यहाँ पर आपका डी ब्लॉक के तत्व खत्म होता है। अब एफ ब्लॉक मैंने आपको समझा दिया, थोड़ी चीज रह रही है बस उसमें, एफ ब्लॉक की तरफ चलते हैं अब हम। चलो भाई, अब अगला जो टॉपिक है आपका एफ ब्लॉक के तत्व है। जैसे इससे देखो ज्यादा क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है ना, जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उनको कर लेना, बस वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अदरवाइज नहीं पूछे जाते। आप सभी को पता है एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं, ठीक है ना, इनको हम श्रेणी के बिल्कुल नीचे रखा गया है। सही है जी, कहां पर रखे गए हैं, श्रेणी के बिल्कुल जो आपका पीरियोडिक टेबल है उसके जस्ट नीचे रखा गया है। इसमें क्या काम किया गया है, पहली सीरीज को क्या बोला गया है, पहली सीरीज को हमने बोला है लेंथेनॉइड। क्या बोला गया है, लेंथेनॉइड, ठीक है ना, लेंथेनॉइड श्रेणी। क्या बोला गया है, लेंथेनॉइड श्रेणी। और इसको क्या बोला गया है, एक्टिनॉइड। क्या, एक्टिनॉइड, ठीक है, श्रेणी बोला गया है। कंफर्म चीजें समझ में ही बात ही नहीं है। और एफ ब्लॉक के तत्वों को इनको हमने क्या भी बोला है, आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व। क्या कहेंगे, आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं इसको। इतनी बात कंफर्म है जी, सही है जी। अब जो लेंथेनॉइड है, लेंथेनॉइड श्रेणी में कहां से कहां तक, 58 से लेकर 58 59, ठीक है, 58 59, उसके बाद में 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69, और इसके बाद में 70 और 71। लेंथेनॉइड में 58 से लेकर क्या है 71 तक के तत्वों को रखा गया है, जबकि एक्टिनॉइड में बोला जाए तो 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 और 103 तक के तत्वों को रखा गया है। इसको हम लेंथेनॉइड श्रेणी क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं लेंथेनॉइड श्रेणी क्योंकि ये लेंथेनियम, जो लेंथेनियम तत्व था उसके बाद के तत्व हैं, इसलिए इसको लेंथेनॉइड श्रेणी। इसको एक्टिनॉइड श्रेणी क्यों कहेंगे, क्योंकि इसको एक्टिनियम तत्व के बाद के तत्वों को रखा गया है, इसलिए इसको हम एक्टिनॉइड श्रेणी कहते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में एंटर करता है, इसीलिए इसको एफ ब्लॉक के तत्व कहेंगे। ये कौन से आवर्त से ली गई है, ये आपके 6 आवर्त से ली गई है, आपको पता ही है। और ये आपके कौन से, ये 7 आवर्त से लिए गए हैं। ऐसे ही हमने क्या काम किया है, जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं, क्या है, एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, ठीक है जी, क्या बोला, एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं उनको हमने 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया है, 2 श्रेणियों में बांट दिया है। कौन सा, एक तो 4f श्रेणी, कौन सा, एक तो 4f श्रेणी और दूसरा 5f श्रेणी, ठीक है जी, 4f श्रेणी और 5f श्रेणी। जो पहली वाली जो सीरीज होगी, पहली वाली जो श्रेणी होगी, इसको हमने बोला है 4f। कौन सी, 4f श्रेणी। इसको हमने 4f श्रेणी क्यों बोला है, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में प्रवेश करेगा, इसलिए इसको 4f सीरीज कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे, इसको 5f सीरीज कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f ऑर्बिटल में एंटर करता है, इसी वजह से इसको हम क्या कहेंगे, 5f सीरीज कहेंगे।
ठीक है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखा जाए, क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है इनका, होता है n-2 इंटू एफ 1 से लेकर 14 तक, देन इसके बाद में n-1 इंटू डी 0 से लेकर कितने तक, 2 तक या सिर्फ 1 तक भी बोल सकते हो आप, ठीक है। और इसके बाद में सॉरी उसके बाद में ns2। तो इसका मतलब ये क्या लिख दिया मैंने, तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन s ब्लॉक में भरोगे, देन उसके बाद में फिर d में अगर भर सकते हो तो अगर भरा जा रहा है तो भर सकते हो, अदरवाइज नहीं भी भरा जा सकता। और इसके बाद में फिर उसके अगली वाली क्लास में भरोगे, इसलिए इसको बोला n-2, यानी s से 2 क्लास छोड़कर ये क्लास भरी जा रही है, इसलिए इसको बोल रहा है n-2। क्या बोल रहा है, n-2। तो ये आपके f ब्लॉक के तत्व हैं, इनको हम आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। और इसका एक जो फेमस क्वेश्चन है बेटा, एक फेमस क्वेश्चन है लेंथेनॉइड, क्या लेंथेनॉइड संकुचन, लेंथेनॉइड संकुचन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। लेंथेनॉइड संकुचन या फिर आकुंचन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आकुंचन भी बोलते हैं। संकुचन आकुंचन एक ही बात है। तो देखो लेंथेनॉइड संकुचन या आकुंचन क्या होता है, देखो जब आप क्या काम करोगे, लेफ्ट से राइट जाओगे, क्या लेफ्ट से राइट, यानी जैसे जैसे इसका परमाणु क्रमांक, यानी लेंथेनॉइड सीरीज में, लेंथेनॉइड जो सीरीज है उसके जो आपका क्या है तत्व है, उनके परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ में, ठीक है ना, इनके परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या, क्या परमाणु, ठीक है, परमाणु त्रिज्या और क्या आयनिक त्रिज्या, क्या आयनिक त्रिज्या में लगातार क्या होती है, परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या में लगातार कमी होती है। ऐसे नहीं है कि पहले बढ़ रही है फिर घट रही है, नहीं, लगातार समझने एक सीक्वेंस में क्या होती है, कमी होती चली जाती है। इसी को बोलते हैं हम लेंथेनॉइड आकुंचन या संकुचन। ठीक है बेटा, मैंने क्या बताया ध्यान रखिए, लेंथेनॉइड श्रेणी के जितने भी तत्व में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इनके परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या में क्या आती है, बोलो, लगातार क्या आती है, कमी आती चली जाती है। इसी को बोलते हैं लेंथेनॉइड आकुंचन या संकुचन। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप इसको याद करके जाना बेटा। और ये था आपका पूरा एफ ब्लॉक, समझ में आई। और यहाँ पर आपका चैप्टर बिल्कुल फिनिश्ड होता है। जितना पढ़ाया सिर्फ इतना पढ़ लेना, यहीं से इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अदरवाइज क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे जितना भी मैंने पढ़ाया। वरना तो आप देख लो पिछले क्वेश्चन उठाकर, आप ये वाली वीडियो देखने के बाद में सारे क्वेश्चन निकाल पाओगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को कर दो शेयर और चैनल को कर दो जल्दी से सब्सक्राइब। अब हम मिलेंगे आपको ऐसी अगली नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5, यानी कौन सा, सहसंयोजक यौगिक वाले पे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।